Good morning, dear students. I am Prem Kumar Patle from KV number 1 Chhindwara. Dear students, I am here. Today I am here along with third part of the French Revolution. In this session, we will learn about the abolition of monarchy in France and how the France became a republic. Dear students, in last session, we have seen how the Louis XVI finally recognized to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by a constitution, as well as we have seen about a decree which was passed on 4th August 1789. According to that decree, the federal system was abolished. Tithes were abolished, lands were confiscated, which owned by the church, and so many things. Dear students, after the recognition of National Assembly, the Louis XVI continuously the secret negotiation with King of Prussia. Louis XVI was continuously neगोशिएटेड विद द किंग ऑफ प्रशिया. प्यारे बच्चों, लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता देने के पश्चात भी अभी भी वो किंग प्रशिया के जो किंग थे उनके साथ सीक्रेटली अपनी वार्ता कर रहा था. गुप्त तरीके से वो अपनी वार्ताएं चालू रखा हुआ था. वाई द रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of the 1789. दरअसल बात ऐसी थी कि वे फ्रांस में हो रही जो घटनाएं थी उनसे आसपास के जो देश आस पड़ोस के जो देश के शासक थे वो सभी चिंतित हो चुके थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके देश में भी ये जो मोनार्की सिस्टम है वो ख़त्म हो जाए. 1789 की गर्मियों में जो के बाद जो होने वाली घटनाएं थी उसको नियंत्रित करने के लिए उन शासकों ने वहाँ सेना भेजने का प्लान किया था. बट बिफोर दिस कुड हैपन, ऐसा होता इसके पहले ही द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशियन राष्ट्रीय. ऐसा हो सकता उसके पहले ही जो नेशनल असेंबली थी उसने अप्रैल 1792 को ऑस्ट्रिया और प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव जो था वो पारित कर दिया. अब जब प्रस्ताव पारित कर दिया तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स दे ज्वाइन द आर्मी विलिंगली एंड दे बिलोंग्स टू डिफरेंट प्रोविंसेस. बेटा, हजारों की संख्या में जो स्वयंसेवी थे वो सेना में भर्ती होने के लिए अलग अलग प्रांतों से जमा होने लगे. Why? Because they saw this as a war of the people against kings and aristocracies all over Europe. पूरे यूरोप में जो राजाएं हैं, कुलीन हैं, उनके विरुद्ध ये जो जनता थी वो जंग के रूप में इसको देख रही थी और वो चाहते थे कि इस तरह के वार में वो पार्टिसिपेट करे. उनके होंठों पर देशभक्ति के गीत तराने ये गाए जा रहे थे. उनमें कवि थे रॉजेट दी लाइल, उन्होंने मार्शले को कंपोज किया. Among the patriotic song they sang was the Marseillaise, composed by the poet Roger de Lisle. Okay, it was sung for the first time by volunteers from Marseille as they marched into Paris and so got its name. जो राजभक्ति ने देशभक्ति के जो तराने गाए गए उसमें रॉजेट दी लाइल ने एक मार्शले नाम का एक जो है गीत उसको रचा और ये गीत पहली बार मार्सलेस के स्वयंसेवियों ने गाया था, मार्सलेस के. और ये कब गाया? जब ये पेरिस की ओर कूच करते हुए जा रहे थे तब इस गीत को गाया और इसलिए इस गाने के का जो नाम है वो मार्सले हो गया. अब वो उस फ्रांस का नेशनल एंथम है, राष्ट्र गान है. द मार्सलेस इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इस सेक्शन ये वाला जो पार्ट है हु कंपोज द मार्सले, तो आपको याद रखना है पोएट रॉजेट दी लाइल. और कब गाया गया, कहाँ जाते हुए गाया गया, तो ये पता होना चाहिए. मार्च इनटू पेरिस.
Now we will see about the role of people during the Revolutionary War. The Revolutionary War brought losses and economic difficulties to the people. स्वाभाविक है, जब क्रांतिकारी ये युद्ध हुए तो जनता को भारी क्षति और आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी. While the men were away fighting at the front, जब पुरुष युद्ध के मोर्चे पे चले गए तो घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी अब किस पर आ गई? वो वहाँ की विमेन, उनकी महिलाओं के कंधों पर आ गई. Women were left to cope with the task of earning and looking after their families. The large section of population. Here is a question: why did the large section of population convinced about the revolution should be go ahead? क्यों चाहते थे यहाँ के एक बड़ा हिस्सा जनता आबादी का, देश की आबादी का, कि ये क्रांति का सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए? Because the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of the society. पिटाई कहता है कि 1791 में के जो संविधान जो प्रोविजंस किए गए, उसका सबसे ज़्यादा जो राजनीतिक अधिकार है वो अमीरों को मिला. ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट पार्ट इन लास्ट सेशन. इलेक्शन प्रोसेस को हमने बतलाया था कि किस तरह से एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स होते हैं. जो लोग टैक्स दे सकते थे, दे वर द पार्ट ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड दे participated in the election process. They can elect the members of electors and electors will elect the members of national assembly. तो ये एक रिचर सेक्शन कोई था, जो टैक्स दे सकता था वो रिच सेक्शन को बिलोंग करने वाला था. आफ्टर दैट पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट. बेटा अब पॉलिटिकल क्लब्स जो थे वो फॉर्मेशन होना उनका स्टार्ट हो चुका था. और अब ये जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज थी, ठीक, और जो भी प्लान तैयार होते थे वो सब की सब इन राजनीति या पॉलिटिकल क्लब्स में वो बहस हुआ करती थी. द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबिन्स. और इन सब में सबसे जो सफल और महत्वपूर्ण रहा वो था जैकोबिन क्लब, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस. और ये जैकोबिन क्लब का जो नाम है वहाँ के पेरिस के भूतपूर्व जो कॉन्वेंट थे, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब, उनके नाम पर पड़ा. नाउ विल सी अबाउट द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस. ओके, पॉलिटिकल क्लब्स को इम्पोर्टेंट तौर पर वो तो तैयार हुआ ही था और सेंट जैकब पेरिस के नाम पर ये जैकोबिन क्लब को फॉर्म किया गया था. उनकी एक्टिविटीज़ या उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम गेन करते हैं. द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. दिस इज द स्पेशल फीचर ऑफ जैकोबिन क्लब. ओके, कि मोस्टली जो मेंबर्स थे वो समाज के सबसे कम समृद्ध हिस्से से आते थे. जैसे कौन थे? दे वर इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, as well as servant and daily wages worker. Such type of people were the part of Jacobin Club and the leader of was Maximilian Robespierre. इनका ये जो लीडर था मैक्समिलियन रॉबेस्पियर, ये लोगों में काफ़ी पॉपुलर था. इससे लोग काफ़ी इंस्पायर हुआ करते थे. ये एक बहुत ही इम्प्रेसिव प्रीचर था, प्रवक्ता था, और लोगों को अपनी ओर शामिल करने के लिए लोगों को बड़े अच्छे से प्रेरणा प्रदान करता था. और प्रेरित करते हुए ये एक बहुत बड़े समूह को इसने फॉर्म कर चुका था. द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र. बेटा ये जैकोबिन का एक जो बड़ा वर्ग था, उनने धारीदार जो लंबी ट्राउज़र या पतलून है उसको पहनने का निर्णय कर लिया था. ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा उन्होंने समाज के जो फैशन करने वाला जो वर्ग था, ख़ास तौर पर घुटने तक पहनने वाले जो ब्रीचेस थे, वो पहनने वाले जो कुलीन थे, उनसे खुद को अलग करने के लिए किया था. क्योंकि जो नोबिलिटीज़ थे वो पहनते थे जो वो ब्रीचेस घुटने तक पहना करते थे, और इन्होंने लॉन्ग ट्राउज़र्स को यूज़ करना शुरू किया. और ये ब्रीचेस जो है पहनने वाले कुलीनों की सत्ता जो थी वो समाप्ति का ऐलान करने का उनका तरीका भी था कि बस अब तुम्हारा अंत समय आ चुका है और अब हम तैयार हैं. इसलिए जैकोबिन केम टू बी नोन एज अ सैंट कुलोट्स, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस. इसलिए जैकोबिन्स को 100 कुलांत के नाम से जाना गया.
जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। ठीक। अच्छा, इसमें एक खास बात और है कि जो भी पुरुष वर्ग था, ठीक है, सैंस कुलाट्स मेन वर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिम्बलाइज्ड लिबर्टी। जो पुरुष वर्ग था वो लाल रंग की टोपी पहनता था जो स्वतंत्रता का प्रतीक होता, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, केवल पुरुष ही लाल रंग की टोपी पहनता था। नाउ एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय द जैकोबिन क्लब्स। अब इस रिवॉल्यूशन के समय जैकोबिन्स ने भी अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को प्लान किया हुआ था, जैसे कि जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसरेक्शंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पर्शियंस हु वर एंजर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइसेस ऑफ गुड्स। बेटा जैकोबिन्स ने कुछ पर्शियंस के साथ मिल करके शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड्स एंड हाई प्राइसेस ऑफ गुड्स, इसके अगेंस्ट में हिंसक विद्रोह को कंडक्ट कर दिया था। एंड ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 10th अगस्त दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूरेलिए। ओके, ये ट्यूरेलिए के पैलेस पे जाकर के हमला करते हैं, उसको तोड़ फोड़ कर देते हैं। किंग जो है राजा के उसके रक्षकों को मार डालते हैं और उस राजा को भी कई घंटों तक बंधक बना के रखता है। इसके अलावा हम इसमें ये देखते हैं कि असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया। फिर न्यू इलेक्शंस कंडक्ट हुए और इलेक्शन के बाद जो 21 ईयर्स से अधिक उम्र के जो भी पुरुष थे, चाहे उनकी संपत्ति हो या नहीं हो, उनको मतदान देने का अधिकार दे दिया गया। ओके, later the assembly voted to imprison the royal family and after that election were held and from now all men of 21 years and above regardless of wealth got the right to vote। इन्हें चाहे इनके पास संपत्ति हो या ना हो, 21 ईयर्स या उससे ऊपर के जो भी पुरुष थे उन सभी को राइट टू वोट प्रोवाइड कर दिया गया। नहीं, आफ्टर दैट वी विल सी द फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक। अब हम देखते हैं क्या होता है। हमने आपको बतलाया कि इलेक्शन वहाँ कंडक्ट हुआ, 21 ईयर्स से अबव के लोगों को जो है, पुरुषों को, चाहे उनके पास धन संपत्ति हो, उन्हें हो या ना हो, उन्हें राइट टू वोट प्रोवाइड किया गया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। जो अब इलेक्शन के बाद जो असेंबली फॉर्म हुई थी उसको कन्वेंशन कहा गया। ठीक है। 21 September 1792 it abolished the monarchy and declared France a republic। बच्चों 21 सितंबर को 1792 के 21 सितंबर को फ्रांस को जो राजतंत्र था उसका अंत कर दिया जाता है और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है। ओके, ऑन 21 सितंबर 1792 it abolished monarchy and declared France a republic। What do you mean by a republic? A republic is a form of government where the people elect the government, including the head of the government. There is no hereditary monarchy। ये कहता है कि गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहाँ सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है, यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। इसके बाद लुइस 16 was sentenced to death by a court on the charge of treason। लुइस 16 को वहाँ की जो कोर्ट है राजद्रोह के मामले में उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। एंड ऑन 21 जनवरी 1793 ही was executed publicly at the Place de la Concorde। इसके पश्चात 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जाती है। और बहुत ही जल्द रानी जो थी उसकी मैरी एंटोनेट, उसका भी यही हश्र होता है। द क्वीन मैरी एंटोनेट मीट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने इस सेशन में जाना कि किस तरह से फ्रांस में जो राजतंत्र था उसको ख़त्म करके गणतंत्र की स्थापना की जा रही थी। उम्मीद है आपको ये आज का सेशन समझ में आया होगा।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।